नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 85 है, जो कि बेस्ड है पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और पॉलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप अच्छे से पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। क्योंकि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसके 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, लेकिन उनको 100% अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें। और निरंतर अभ्यास की श्रृंखला में ही आज हम लोग एक और लेक्चर को ऐड ऑन करने जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत? निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की? आपके ऑप्शंस हैं: ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी जीवीके राव कमेटी, डी सरकारिया कमीशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किस राज्य के अलावा कारावास देने की कोई शक्ति नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं: ए बिहार, बी जम्मू कश्मीर, सी महाराष्ट्र, डी वेस्ट बंगाल। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का गुण नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं: ए स्टैट्यूटरी स्टेटस, बी पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी, सी सेंट्रल कंट्रोल, डी पावर टू रेज फाइनेंस बाय टैक्सेशन। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सेंट्रल कंट्रोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है? आपके ऑप्शंस हैं: ए आर्टिकल 243H, बी आर्टिकल 243I, सी आर्टिकल 243J, डी आर्टिकल 243A। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 243I। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व वितरण के लिए जिम्मेदार है? ए द चीफ मिनिस्टर, बी द गवर्नर, सी स्टेट फाइनेंस कमीशन, डी नन ऑफ द अबव। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्टेट फाइनेंस कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following authorities recommends to the governor about the principle of determination of taxes and fees which may be appropriated by the panchayat of the state? निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण राज्यपाल को करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करता है, जिन्हें उस राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं: ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कमेटी, बी स्टेट फाइनेंस कमीशन, सी
स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री, डी स्टेट पंचायत राज मिनिस्ट्री। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्टेट फाइनेंस कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द म्यूनिसिपैलिटीज? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? ए द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1994, बी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, सी 75th अमेंडमेंट एक्ट 1993, नन ऑफ द अबव। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स? किस संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? ए 72, बी 73, सी 74, डी 71। तो 8th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 74th। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? फर्स्ट, it provides the insertion of a new schedule to the constitution. Second, it restructures the working of the municipalities. Third, it provides the reservation of seats for women in municipalities. Fourth, it is applicable only to some specified state. Select the correct answer from the code given below. भारत के संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह संविधान में एक नई अनुसूची सम्मिलित करने का प्रावधान करता है। दूसरा, यह नगर पालिकाओं के कामकाज का पुनर्गठन करता है। तीसरा, यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। चौथा, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों पर लागू है। तो आपको इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड द इंसर्शन ऑफ अ न्यू शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, इट रीस्ट्रक्चर द वर्किंग ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, बिल्कुल सही है। और तीसरा क्या कह रहा है कि इट प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन म्यूनिसिपैलिटीज, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि इट इज अप्लीकेबल ओनली टू द सम स्पेसिफाइड स्टेट, तो ये गलत है, सभी स्टेट में अप्लीकेबल हो जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है और चौथा गलत है। तो ए इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द टेन्योर ऑफ मेयर इज ऑफ। मेयर का कार्यकाल होता है ए 1 ईयर, बी 2 ईयर, सी 3 ईयर, डी 5 ईयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला योजना समिति का गठन किया जाता है? ए आर्टिकल 243 जेड डी, बी आर्टिकल 244 जेड डी, सी आर्टिकल 242 जेड डी, डी आर्टिकल 243 जेड ई। 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 243 जेड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन shall not be disqualified for being chosen as a member of a municipality. किसी व्यक्ति को नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ए एट द एज ऑफ 20 ईयर, बी एट द एज ऑफ 21 ईयर,
C at the age of 19 year, D at the age of 18 year। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एट द एज ऑफ 21 ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द रिकॉल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल? फर्स्ट, द प्रोसीजर ऑफ रिकॉल मे बी इनिशिएटेड with a proposal signed by 3/4 member of council. Second, the procedure of recall may be initiated with a proposal signed by 3/4 elected members of council. Third, if the council passed a resolution by majority, collector will take action. Fourth, president may be recalled by general voter with majority. Fifth, president may be recalled by general voter with 2/3 majority. Sixth, the process of recall may be initiated once in his whole term. Seventh, the process of recall may be initiated twice in his whole term. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि नगर परिषद के अध्यक्ष को वापस बुलाने के बारे में क्या सही है? पहला, वापस बुलाने की प्रक्रिया परिषद के 3/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव के साथ शुरू की जा सकती है। दूसरा, वापस बुलाने की प्रक्रिया परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव के साथ शुरू की जा सकती है। तीसरा, यदि परिषद ने बहुमत से प्रस्ताव पारित किया तो कलेक्टर कार्यवाही करेंगे। चौथा, राष्ट्रपति को आम मतदाताओं द्वारा बहुमत के साथ वापस बुलाया जा सकता है। पांचवा, राष्ट्रपति को सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत के साथ वापस बुलाया जा सकता है। छठा, उनके पूरे कार्यकाल में एक बार वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। सातवां, उनके पूरे कार्यकाल में 2 बार रिकॉल की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। देखो, जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वापस बुलाने की प्रक्रिया परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव के साथ शुरू की जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट इसमें सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को आम मतदाताओं द्वारा बहुमत के साथ वापस बुलाया जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। और छठा क्या कह रहा है कि उनके पूरे कार्यकाल में एक बार वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें दूसरा, चौथा और छठा स्टेटमेंट सही है और आपसे सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द टेन्योर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल? First, the tenure of municipal council is counted from the date of declaration of election result. Second, the tenure of municipal council is counted from the date of its first meeting. Third, the tenure of municipal council is 5 years. Fourth, if municipal council is dissolved in 2 years, the new municipal council will be organized for 3 years. Fifth, if municipal council is dissolved in 2 years, the new municipal council will be organized for 5 years. तो आपको इनमें से जो स्टेटमेंट सही है वो स्टेटमेंट बताना है कि नगर पालिका परिषद के कार्यकाल के बारे में क्या सही है। पहला, नगर पालिका परिषद का कार्यकाल चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से गिना जाएगा। दूसरा, नगर पालिका परिषद का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से गिना जाता है। तीसरा, नगर पालिका परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चौथा, यदि नगर परिषद में 2 वर्ष में भंग हो जाती है तो 3 वर्ष के लिए नई नगर परिषद गठित की जाएगी। पांचवा, यदि नगर परिषद 2 वर्ष में भंग हो जाती है तो 5 वर्ष के लिए नई नगर परिषद गठित की जाएगी। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये आपको बताना है। तो देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नगर पालिका परिषद का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से गिना जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नगर पालिका परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि यदि नगर
परिषद 2 वर्ष में भंग हो जाता है तो 3 वर्ष के लिए नई नगर परिषद गठित की जाएगी, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, तो बी इज द राइट आंसर। आपको सही स्टेटमेंट बताना था तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243Z of the Indian Constitution, the maximum number of directors of a cooperative society can be। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Z के ZJ के अनुसार एक सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। A 21, B 15, C 11, D 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी ओवर लोकल बॉडीज इन रिलेशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर। 16, निम्नलिखित में से किस मामले के संबंध में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर कोई अधिकार नहीं है? ए सिटीजन्स कंप्लेंट्स, बी इकोनॉमिक मैटर, सी लॉ मेकिंग, डी मैटर्स रिलेटेड टू सर्विसमैन। तो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिटीजन्स कंप्लेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। भारत में स्थानीय शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? A. There is no separate category of local governance in the federal system of Indian Constitution। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में स्थानीय शासन की कोई अलग श्रेणी नहीं है। B. 1/3 of seats in local bodies are reserved for women। स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। C. The arrangement of finance for local bodies is done by a commission। स्थानीय निकायों के लिए वित्त की व्यवस्था एक आयोग द्वारा की जाती है। D. Election for local bodies is determined by a commission। स्थानीय निकायों के लिए चुनाव एक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 17th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देयर इज नो सेपरेट कैटेगरी ऑफ लोकल गवर्नेंस in the federal system of Indian Constitution। A is the right answer। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following part of the Constitution is related to municipalities। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? A पार्ट 6, B पार्ट 7, C पार्ट 8, D पार्ट 9A। तो 18th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पार्ट 9A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड गिव करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एक तरफ आपको लोकल बॉडीज दी गई हैं और दूसरी तरफ आपको स्टेट अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द ईयर 1999। तो आपको इसका मिलान करना है। जिला परिषद एट सब डिविजनल लेवल, मंडल प्रजा परिषद, जनजाति परिषद एंड द एब्सेंस ऑफ ग्राम पंचायत। ये कहाँ कहाँ पर किससे रिलेटेड है, ये आपको मिलान करना है। तो इसका मिलान करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो जिला परिषद एट सब डिविजनल लेवल है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है। मंडल प्रजा परिषद ये आंध्र प्रदेश में है और जनजाति परिषद ये मेघालय से रिलेटेड है और एब्सेंस ऑफ ग्राम पंचायत ये मिजोरम में है। तो इसको अगर हम लोग मिलान करेंगे तो कैसे होगा? ए का 2 जिला परिषद कहाँ से होगा? ए का 2 जिला परिषद एट सब डिविजनल लेवल असम, ठीक है। ए का 2, पी का 1 मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, सी का जनजाति मेघालय, ठीक है, जनजाति परिषद मेघालय, और डी का द एब्सेंस ऑफ ग्राम पंचायत ये मिजोरम, ठीक है। तो इस ऑप्शन का हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्टेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर आर देयर इन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी? जिला योजना समिति में कितने निर्वाचित एवं पदेन सदस्य होते हैं? ए 20 and 3, बी 20 and 10, सी 20 and 5, डी 20 and 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 20 and 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, consider the following statement. Assertion A, political interference in the management of rural matter is now decreased at the local level. Reason, the rural local governance institution have been rejuvenated by the 73rd Amendment to Constitution. Select the correct answer using the code given below. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दावा, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीतिक हस्तक्षेप अब कम हो गया है। कारण, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का कायाकल्प किया गया है। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? देखो, जो असर्शन कह रहा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ रूरल मैटर इज नाउ डिक्रीज्ड एट द लोकल लेवल, बिल्कुल सही ये असर्शन है। और रीजन क्या बता रहा है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे क्या हुआ था, जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ था और रिजुविनेट भी हुआ था। तो जो असर्शन है और जो उसका कारण दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option A is the right answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, consider the following statement and select the correct answer using the code given below. Assertion A, the Union Finance Commission does not have any role in considering measures for providing financial assistance to local bodies. Reason, in spite of the 73rd and 74th Constitutional Amendment, local government continue to be a state subject in the 7th schedule of the Constitution. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। दावा ए, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उपायों पर विचार करने में केंद्रीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के बावजूद स्थानीय सरकार संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य का विषय बनी हुई है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, जो असर्शन ए कह रहा है कि द यूनियन फाइनेंस कमीशन डज नॉट हैव एनी रोल इन द कंसीडरिंग एंड मेजर फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द लोकल बॉडीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो फाइनेंस कमीशन जो बनता है वो तो हमारा असिस्ट करता ही है लोकल बॉडीज के लिए, तो असर्शन ए जो हो जाएगा ये गलत है। अब रीजन क्या कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लोकल गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी ए स्टेट सब्जेक्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है रादर देन कि हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है। तो असर्शन ए तो गलत है लेकिन रीजन आर जो है वो सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो उसमें चुनाव कराने पड़ते हैं। आपके ऑप्शन से ए 1 month, बी 3 month, सी 6 month, डी 1 year। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6 month। विद इन 6 month के अंतर्गत हमें दोबारा से चुनाव कराने चाहिए। 23rd क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन पंचायत एंड कैंटोनमेंट बोर्ड, हु विल डिसाइड फाइनली। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच विवाद है तो अंतिम निर्णय कौन करेगा? ए कलेक्टर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ डिविजनल कमिश्नर, बी डिविजनल कमिश्नर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, डी स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ई नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर। स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 25. Which one of the following is the correct period for conducting fresh election after dissolution of a पंचायत? पंचायत के विघटन के बाद नए चुनाव कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सही है? A within a month, B within a 2 month, C within a 6 month और D after 6 month but within 1 year। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C within a 6 month। C is the right answer। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर आईसीएस को। साथ ही साथ अपने सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम और बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।